लेकिन इस सरप्राइज के चक्कर में इजराइल जो है वो बर्बादी के कगार पर खड़ा है, उसको मदद मांगनी बिल्कुल। पड़ रही है। ईरान ये दावा कर रहा है कि हमारे पास अगले 3 साल तक लगातार युद्ध लड़ने का हथियार मौजूद है। वो उसका प्रदर्शन कर रहा है सोशल मीडिया पर, वो ट्वीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां के जो लोग हैं वो अपनी प्रेयर्स से लेकर के और हर चीज में सड़क पर जैसे भी अपने देश के साथ खड़े हो सकते हैं वो खड़े होते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं। वहीं इसके उलट इजराइल में जो है वो बार बार ये वहां भी ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बंकर्स में लाखों लोगों के जो है वो चले जाने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। तो ये स्थितियां अलग हैं। इजराइल को जिस तरीके से उम्मीद थी ट्रंप साहब से, ट्रंप साहब बिल्कुल उसके उल्टा व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर संदीप, ट्रंप साहब का ये फैसला, जिस तरीके से वो टैरिफ थोप रहे थे दुनिया के कई देशों पर, पहले उन्होंने ऐलान कर दिया, फिर उनको दिखा कि ये तो नुकसान हो गया हमारा, वो अपने ही देश में विरोध होने लगा, कोर्ट ने उनका फैसला पलट दिया, उसके बाद वो फिर उसको होल्ड कर दिया उन्होंने, फिर कहीं घटा दिया, फिर कहीं रोक लगा दी। ये सारी हरकतें कर रहे थे। कुछ वैसे ही ट्रंप के टैरिफ के जैसा ही फैसला ये इजराइल के साथ भी हो गया। अब जब इजराइल इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो उसको मदद चाहिए, तब वो कह रहे हैं कि अभी 2 हफ्ते बाद फैसला होगा कि हम युद्ध में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। तो ये कुछ वही टैरिफ प्लान के जैसा ही हो गया। देखिए राम प्रकाश जी, ट्रम्प जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है जो जिसमें वो किसी को एकदम फुल सपोर्ट करेंगे। उनका ये पूरा मामला नहीं है कि वो पूरा एकदम सेल्फलेसली किसी के साथ लगे हुए हैं। वो हिस्ट्री, वर्तमान और इस तरह की चीजों को भी नहीं देखते हैं। उनको अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि उनका अपना फायदा हो तो वो बस उसी को देखते हैं। अभी फिलहाल जो मामला है ये काफी जैसे जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन को धमकाया रूस यूक्रेन युद्ध में, फिर उसके बाद यूक्रेन तना रहा और उसके बाद अमेरिका ढीला पड़ गया। अब अमेरिका फिलहाल कितना यूक्रेन को मदद करा है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन खास करके हथियारों के मामले में। लेकिन एक बात तो है कि ईरान ने एक बहुत ही मजबूत इरादों के साथ मिडिल ईस्ट में ईरान ने इजराइल को दबोचा है, जो जरूरी भी था। क्योंकि ये जो एक एक तरह की गुंडागर्दी थी, ये ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में खास करके इजराइल के माध्यम से अमेरिका अपना दबदबा चाहता है। 1948 में जब इजराइल फॉर्म हुआ तो अमेरिका ने उसको तुरंत अपनी एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में अपना अप्रूवल दिया था। इससे इनका संबंध बहुत तगड़ा है, खास करके टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और तमाम तरह की चीजों में इजराइल बहुत आगे है। इजराइल की आबादी 95 लाख के आसपास होगी, ईरान की आबादी वही 9 करोड़ के आसपास है। लेकिन मामला ये है कि इजराइल टेक्नोलॉजी में उसने एकदम चरम को छुआ है कई तरह के मामले में। तो अमेरिका उन पर निर्भर है, अमेरिका का उनसे एक संबंध रहा है, वो सब चल रहा है। लेकिन ट्रंप पहले तो ये भी बात उठी थी कि क्या बिना ट्रंप के इशारे के क्या इजराइल ने इराक जैसे देश पर हमला कर दिया, ये संभव है? तो मुझे लगता है कि ट्रंप भी है, नेगोशिएट कर रहे हैं शायद इजराइल से, अपने भीतर भीतर कुछ चल रहा है उनका। लेकिन ये तो बात तय है कि बिना अमेरिका के सहयोग के इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकता था, और उसने किया, उनके इशारे के बाद ही किया। लेकिन ट्रंप अजीब व्यक्ति हैं जो अपने दोस्त एलन मस्क के साथ हर तरह का डील कर सकता हो, वो इजराइल क्या है। तो इस तरह के लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इजराइल, अगर अमेरिका ने उनको कहा है कि 2 हफ्ते बाद वो कोई निर्णय लेंगे तो ये ठीक भी है, क्योंकि इजराइल बेसिकली अमेरिका की ही ताकत पर ईरान को डरा और धमका रहा है। और जिस तरह से इजराइल जिसने उसने गाजा स्ट्रिप में या फिर वेस्ट बैंक में या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में, लेबनान में, जिस तरह से ठीक है आपके यहाँ आतंकवादी हमले होते हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद आप जिस तरह से उन्होंने एक तरह से खून खराबा मचाया है, ये ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोग समर्थक हैं इजराइल के, वो कहते हैं कि ईरान का भारत से भी संबंध रहा है, भारत का ईरान से संबंध रहा है। ऐसा नहीं कि ईरान से भारत के संबंध खराब रहे हैं। तो भारत में बहुत सारे लोग अभी फिलहाल नए समर्थक हैं इजराइल के, और वो चाहते हैं कि इजराइल तबाह कर दे ईरान को। लेकिन किसी के चाहने से कोई तबाह तो होता नहीं है। मामला ये है कि ये एक अच्छा मूव है। ईरान जिस तरह से मजबूती से खड़ा है, हालांकि नुकसान बहुत हुआ ईरान को, लेकिन ईरान जिस तरह से इजराइल की दबंगई के सामने खड़ा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी भी है मिडिल ईस्ट में। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने एक एक करके मिडिल ईस्ट के सारे देशों को
मैंने वो किया है, मैंने एक तरह से तबाह किया है, वो सब कुछ तबाह कर देंगे। तो किसी भी दुनिया के देश को इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो उस देश को पूरा मैनिपुलेट करने लगे, इस तरह से मैनेज करने लगे कि वो उनकी दया पे टिके रहें। ये मानवता के लिए खतरा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी देश थोड़ा सा भी अमेरिका से असहमति रखते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जिस तरह के भी देश हो, मुझे लगता है कि वो साथ आएंगे ईरान के। नहीं आएंगे तो कुछ न कुछ हद तक तो आएंगे, पूरा खुल के नहीं आते हैं तो कुछ न कुछ उनका सपोर्ट रहेगा। हो सकता है खुल के भी आ सकते हैं, खुल के आएंगे तो कई तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर जिद पे रहेंगे तो ये युद्ध और भी बड़े युद्ध के तौर पर फैल सकता है, बढ़ सकता है। इसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, छोटी छोटी चीजों के लिए हुआ, लेकिन एक एस्पिरेशंस की वजह से लोगों ने कहा कि हिटलर के पास एक इंपीरियल एस्पिरेशन थी, उसकी वजह से उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। अगर रूस पूरी मजबूती से हिटलर को नहीं रोकता तो आज जर्मनी एक सुपर पावर होता और पता नहीं दुनिया का मानचित्र कैसा होता। फिलहाल मामला अभी ऐसा है कि हम लोगों को देखते हैं कि अमेरिका क्या रुख अपनाता है, लेकिन अमेरिका जैसे एक महत्वपूर्ण और मजबूत देश से उम्मीद है कि वो सामने आकर शांति का रास्ता बताए और बनाए, क्योंकि अगर आप मजबूत हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप शांति स्थापित करिए, ना कि ऐसे काम करिए जिससे अशांति पूरी दुनिया में फैला हो। और अशांति से पीस नहीं होती है, मैंने अशांति से प्रगति नहीं होती है, अशांति से विनाश होता है। डॉक्टर संदीप, जननायक सर ने अभी जिक्र किया अडानी का, हाइफा का, लेकिन अडानी तो ईरान से भी तेल खरीदते हैं चुरा करके, और इस मामले की जांच भी अमेरिका में ही चल रही है। तो क्या ये सारी चीजें एक बड़ा प्रेशर है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, जो वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? जो मैंने पहले सवाल किया था जलील सर से, राठौर से, कि भारत स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा है? बिल्कुल, भारत तो देखिए स्टैंड भारत का बहुत ही मैंने विचित्र हो गया है, क्योंकि अभी इस स्थिति में जा चुका है भारत कि वो इजराइल के साथ भी पूरी तरह से नहीं जा सकता है और ईरान के साथ भी नहीं, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेस कर लिया है। और सही कहा उन्होंने कि एक्चुअली जब आप एक दो लोगों के लिए कहने को भारत डेमोक्रेसी है, लेकिन ये कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट का शासन है भारत में। और आपने देखा है कि जिस तरह का राइज हुआ है धनी लोगों का, 1% लोगों के पास 22% लोगों के बराबर धन है, 10% लोगों के पास 40%, और कुछ ही लोगों के पास 57%। और देश के 50% लोगों के पास देश का केवल 6% धन है। इतनी इनइक्वालिटी वाले देश में आप सोचिए कि नीतियों को कौन तय कर रहा है। जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है, वैसे ही कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट भारत की सारी पॉलिसीज को तय कर रहे हैं। अब आप देखिए कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो आप सोचिए कि वो कितनी नीतियों को और कई तरह की चीजों को तय करते होंगे। मेरा एकदम सीधा सा मामला है कि आप देखिए ना पूरी दुनिया में, अभी हमारे कई साथी जिक्र कर रहे थे कि एक्चुअली ये प्रॉक्सी वार चलाए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए जब एक्चुअली जो वियतनाम वार था, जो करीब करीब 55 से 75 तक चला, 20 सालों तक, ऐसा नहीं था कि वैसे ही वार था। जो फ्रांस की कॉलोनी थी वियतनाम, उसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में उसको जीत लिया, फिर उसकी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, फ्रांस हारा, फिर उसको दो टुकड़ों में बांट दिया गया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन का शासन हुआ। 1956 में तय हुआ कि साउथ वियतनाम भी चुनाव के द्वारा शामिल कर लिया जाएगा, एकीकरण हो जाएगा वियतनाम का। तो अमेरिका ने उसको नहीं होने दिया, क्योंकि अमेरिका जान गया था इस बात को कि एक्चुअली चुनाव होगा तो कम्युनिस्ट जीत जाएंगे। इसके लिए उन्होंने वहां स्थिरता पैदा की। लिंडन जॉनसन उस समय राष्ट्रपति थे और अमेरिका के 5 लाख सैनिक वहां तैनात थे। 20 से 30 लाख वियतनामीज 20 सालों में मारे गए। अंत में साइगोन पर कब्जा किया हो ची मिन ने, उनकी सेना ने, वियतनाम ने और वियतकांग ने, और जीत हासिल हुई और वियतनाम का एकीकरण हुआ। लेकिन किस कीमत पर? 29 लाख लोगों की कीमत पर, और 60,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। जब ये सब कुछ तय हुआ तब रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे और अमेरिका के लोगों ने विद्रोह कर दिया, और अमेरिका उस हार को कहता है कि वो एक रिट्रीट थी, जबकि इतिहास में एक बहुत ही कलंकित हार है। तो आप सोचिए कि अमेरिका शामिल कैसे हुआ था उस युद्ध में। उसने कहा कि नॉर्थ वियतनाम ने, जो कि बेसिकली लाओस और कंबोडिया के माध्यम से उस युद्ध में शामिल था, मतलब एक साउथ वियतनाम के जो वियतकांग थे उनको सपोर्ट करता था। अमेरिका ने कहा कि नॉर्थ वियतनाम ने हमारे जहाजों पर अपनी नौका से हमला किया है। बहाने बनाए जाते हैं, एक मैं नाम भूल रहा हूँ,
उसका जो लिंडन जॉनसन ने आरोप लगाया था। लेकिन ये कहानी है, आप सीधा समझिए इसको, यही सब चल रहा है पूरी दुनिया में। 20 साल वो युद्ध चला, अंत में और वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ, जो केमिकल वेपन्स थे सब कुछ इस्तेमाल हुआ, जंगल के जंगल साफ हो जाते थे, लोग मारे गए और बहुत विनाशकारी युद्ध था। काजी नजरुल इस्लाम की हो ची मिन्ह पर एक कविता है बांग्ला में, पूरा उसका मैं आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन उसका क्रक्स यही है कि एक्चुअली जो मानवता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मानवता इसलिए कि देखिए आप आज हंस रहे हैं क्योंकि आप पर बम नहीं गिर रहे हैं, लेकिन ये मत समझिए कि आप उससे सुरक्षित हैं। जब आप आतताइयों का साथ देंगे, उस तरह के लोगों का साथ देंगे जो माने अनावश्यक रूप से सीधे साधे लोगों को अपना अपना शिकार बना रहे हैं, आज नहीं तो कल आप उनके विस्तारीकरण का, एक्सटेंशन की नीति का या उनकी आक्रमणकारी नीति का शिकार होंगे और आप भी उसका मतलब आप भी उसी दशा में पहुंच सकते हैं। तो एक्चुअली मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करता था कि इनजस्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली। तो ये मामला है कि इनजस्टिस कहीं भी हो रहा है। देखिए वो इसमें धर्म का मामला नहीं है, आप एग्रेशन दिखा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब दुनिया वैसी नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग समझते हैं और हर चीज को समझ रहे हैं। तो अब भारत का जो है, इजराइल जो आपका सवाल था मैं उस पर लौटता हूँ। देखिए सही कहा हमारे साथी ने कि पेगासस का मामला, तमाम तरह की आपने मदद ली है इजराइल से, आप पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरह से ईरान को भी आप मिडिल ईस्ट में इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब तो ये जो नीतियों को तय करने वाले लोग हैं वो तय करेंगे कि उन्हें करना क्या है, लेकिन ये आसान नहीं है, इतना मैं समझता हूँ नागरिक के तौर पर।